नमस्कार प्यारे दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 के लिए साइंस की जबरदस्त प्रैक्टिस सेट 1 क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गया है सोडियम है, ऑप्शन बी कैल्शियम है, ऑप्शन सी आयरन है, ऑप्शन डी क्या है पोटेशियम है। बोला है कि सबसे अधिक क्रियाशील वाली धातु कौन सी है। बोलते हैं सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? पोटेशियम है। दूसरे स्थान पर कौन है? सोडियम है। तीसरे स्थान पर कैल्शियम है। चौथे स्थान पर आयरन है। अगर क्रियाशीलता की बात करें, धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशीलता वाली धातु कौन है? पोटेशियम है। दूसरे स्थान पर कौन है? सोडियम है। तीसरे स्थान पर कौन है? कैल्शियम है। चौथे स्थान पर है आयरन। यानी सबसे अधिक क्रियाशीलता वाली धातु कौन सी है? पोटेशियम होगी। राइट आंसर होगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु या धातु है? दिया गया है सिलिकॉन है, ऑप्शन बी कार्बन है, ऑप्शन सी ऑक्सीजन है, ऑप्शन डी है कैल्शियम। यानी सिलिकॉन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो भूपटल सिलिकॉन की मात्रा पाई जाती है 27.72%। कार्बन की मात्रा कितनी? 0.6% पाई जाती है कार्बन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है 46.8%, 46.8% होता है। कैल्शियम की मात्रा कितनी पाई जाती है? 3.65%। यानी कि भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा 27.72%, कार्बन की मात्रा 0.6%, ऑक्सीजन की मात्रा 46.8%, कैल्शियम की मात्रा 3.65% पाई जाती है। तो पूछा है कि सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान रहता है? चीनी मिट्टी है, कोरडम है, जिप्सम है, टैल्क है। तो आप कह सकते हैं जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और साथ में लगा देते हैं हाइड्रोजन के दो अणु यानी दो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो आप कह सकते हैं 2H2O, CaSO4 2H2O जिप्सम। इसे बताइए क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम के साथ क्या है? सल्फेट है। बोला गया है किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो होता है जिप्सम में। अब भाई जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं? सीमेंट बनाने में जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यदि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाते हैं, सीमेंट की जमने की दर को कम करने के लिए। यदि सीमेंट में अगर पानी मिला के छोड़ दिया जाए तो जम जाएगा, लेकिन जिप्सम मिलाया जाता है जिससे जमने की दर क्या हो जाती है? लो हो जाती है। जिप्सम के कारण ये सीमेंट क्या करती है? धीरे धीरे जमती है। या तो जमने की दर को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आप एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन सकता है, जिप्सम से बन सकता है, अगर खेत में या मिट्टी, ये जो मिट्टी है, यदि मिट्टी में क्षार की मात्रा अधिक हो गई है, मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए, मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की क्षारकता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। यदि मिट्टी में अम्लीयता है, अगर मिट्टी में अम्लीयता है तो अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब ये क्वेश्चन बनता है, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोलेंगे मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कथन ए लिखा गया है। इसका रीजन क्या है? कारण क्या है? धातु सोडियम वायु प्रभावी होने पर गल जाती है। तो आप बोलते हैं सोडियम धातु को तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है यानी केरोसिन में रखा जाता है, ये तो राइट बात है। लेकिन धातु सोडियम वायु के प्रभाव में गल जाती है, ये तो गलत है। यानी कहने का मतलब जो सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है, लेकिन सोडियम धातु जब वायु के संपर्क में आती है तो सोडियम ऑक्साइड की पर चढ़ जाती है। किसकी पड़ जाती है? सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड की पर चढ़ जाती है। अब बताओ, ये बोला है कि ऑप्शन ए और दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण, तो गलत होगा। बोला है कि ए और दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, गलत हो गया। अब बोलेंगे ए सही है परंतु आर गलत है। ये तो सही है परंतु आर क्या है? गलत है। राइट आंसर होंगे सी। तो ये वाला जो कथन दिया गया सही है परंतु आर उसका सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, अर्थात यानी कि गलत दे रहा है, पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। तो सोडियम धातु जब वायु के संपर्क में आती है तो सोडियम ऑक्साइड की पर चढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? यानी जो हीरा है विद्युत का कुचालक है, सबसे कठोर होता है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, सबसे कठोर होता है, हीरा विद्युत का कुचालक है। चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक मानी जाती है। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यह भी विद्युत का सुचालक है। चांदी भी विद्युत का सुचालक है,
ये भी विद्युत का सुचालक है। लेकिन लकड़ी जो है, अगर सूखी लकड़ी विद्युत की क्या है, सुचालक। अगर गीली है तो सुचालक है, अगर गीली नहीं है तो सुचालक नहीं है। तो यानी कह सकते हैं ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, चांदी भी विद्युत का सुचालक है। लेकिन चालकता की बात करें तो पहले स्थान पर विद्युत चालकता में पहले स्थान पर कौन है, चांदी है। दूसरे स्थान पर कौन है, कॉपर है। तीसरे स्थान पर कौन है, एल्युमिनियम। दूसरे स्थान पर कॉपर है, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है, और चौथे स्थान पर है इस्पात। इस्पात को बोला जाता है स्टील है, यानी बोलते हैं स्टील, ये स्टील है, इस्पात हो गया। पहले स्थान पर विद्युत चालकता में कौन है, सिल्वर है, यानी बोलते हैं चांदी। दूसरे स्थान पर कॉपर है, तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है, चौथे स्थान पर इस्पात होगा। इसके राइट आंसर होंगे, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला स्थान कौन सा है, चांदी का है। राइट आंसर होंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से, अर्जेंटाइन से। तो आप कह सकते हैं जो पीच ब्लेड है किसका अयस्क है, बोलेंगे यूरेनियम का अयस्क, बोलते हैं U3O8, यानी ये यूरेनियम का अयस्क है, जो ये यूरेनियम का अयस्क है। यानी जो पीच ब्लेड किसका अयस्क है, यूरेनियम का है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक रूप में, विमंदक रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये जो भाई बॉक्साइट है ना, ये बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट। एल्युमिनियम का जो फार्मूला होगा Al2O3, शुद्ध एल्युमिना बोलते हैं, यह होता है बॉक्साइट। अर्जेंटाइन जिसको बोलते हैं Ag2S, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड को ही कहा जाता है, अर्जेंटाइट कहते हैं, यह सिल्वर का मुख्य अयस्क है। तो राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है किससे, बॉक्साइट से। देखिए यहाँ एल्युमिनियम है, राइट आंसर होगा सी, यानी बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप को तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, देखिए डेसिबल है, पास्कल है, केल्विन पैमाना है, रिएक्टर पैमाना है। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है किससे, ऑप्शन ए देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। ये तो राइट आंसर हो गया। लेकिन केल्विन पैमाने इसका नापते हैं ताप, यानी कि टेम्परेचर, तापमान मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टेम्परेचर मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, केल्विन पैमाने का प्रयोग करते हैं। केल्विन क्या है, यह यमकेश पद्धति में मात्रक है। ताप का मात्रक यमकेश पद्धति में क्या होगा, केल्विन होगा। डेसिबल यानी कि यह ध्वनि मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। पास्कल यानी कि द्रव दाब मापने के लिए पास्कल प्रयोग करते हैं। मौसम संबंधी क्षेत्र में यानी दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मौसम विज्ञान क्षेत्र में पास्कल का प्रयोग करते हैं। आप कह सकते हैं भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बोला जाएगा रिएक्टर पैमाने का प्रयोग करते हैं। अब भूकंप की तीव्रता को ठीक मापने, क्या मापन की बात किया जा रहा था, अध्ययन बोलेंगे तो सिस्मोग्राफी होगा, ठीक ना। राइट आंसर देखिए क्या होंगे, ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। देखिए सेल्सियस है, फारेनहाइट है, केल्विन है, रीमर है, ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि सेल्सियस पैमाने में भी माइनस होता है, ठीक, फारेनहाइट में भी होता है, रीमर में भी होता है। सेल्सियस हो गया, फारेनहाइट हो गया, और ये हो गया केल्विन है, और ये हो गया रीमर पैमाना। तो आप कह सकते हैं कि ताप के किस पैमाने, ऋणात्मक का पैमाना नहीं प्रयोग किया जाता है, मान नहीं होता है, तो फारेनहाइट होता है, केल्विन, रीमर में होता है। ठीक, यहाँ बोला सेल्सियस में होता है, फारेनहाइट में होता है, रीमर में होता है, लेकिन केल्विन में नहीं होता है। इसके राइट आंसर क्या होंगे, सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का भार होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है, विस्तृत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। तो आप कह सकते हैं मानव शरीर का जो भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है। ऑप्शन दिया गया वायु, बी है जल, सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो पिंड का अधिकतम जो भार होता है वायु में नहीं होता, वायु में तो हल्का हो जाता है, जल में भी हल्का हो जाता है, नाइट्रोजन गैस में भी हल्का हो जाता है, लेकिन भारी कहाँ होता है, हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस होता है उसमें किसी भी पिंड को रखेंगे उसमें पिंड का भार क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी कि भारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। पेनाग्रा है, और स्कर्वी है, बेरीबेरी है, किलोसिस है। जो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, जो विटामिन B1 की कमी से यानी बोलते हैं बेरीबेरी रोग होता है, और बोलते हैं किलोसिस यानी कि राइबोफ्लोविन
जो राइबोफ्लोविन किसी कमी की वजह से एक रोग होता है, किलोसिस रोग हो जाता है। राइट आंसर क्या होंगे? डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? बोला है मानव के आहार में पॉलिश किए हुए चावल खाने के उपयोग से यानी खाने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी है, घेगा रोग है, रतौंधी रोग है, वर्धानता है। तो आप जानते हैं विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसका केमिकल नाम क्या है? थाइमिन है। इसका केमिकल नाम है थाइमिन। विटामिन बताओ, विटामिन सी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। ये आयोडीन की कमी हो जाए, अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए तो घेगा रोग हो जाएगा। रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए यानी विटामिन ए की कमी हो जाए, रतौंधी रोग हो जाएगा। ये वर्धानता क्या है? ये कलर ब्लाइंडनेस है। ये क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें होता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें व्यक्ति को हरा और लाल रंग की पहचान नहीं हो पाती है। हरा और लाल रंग की पहचान नहीं हो पाती है। यह आनुवंशिक रोग है। ये क्या आनुवंशिक रोग है? लिंग संलग्न रोग है, वर्धानता। ठीक, तो ये देखिए भाई, बोला मनुष्य के आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप बोलते हैं बेरी बेरी। यानी रोग कौन सा होता है? बेरी बेरी हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? यानी बोलते हैं विटामिन सी तो तेज बनता है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। बोला किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? यानी रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन है? थक्का जमाने में धीरे बनता है तो बोलते हैं कौन सा है? विटामिन के। यानी विटामिन के क्या रक्त का थक्का जमाने में क्या है? सहायक है। ठीक, कौन सी विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो बोलेंगे के। अब बताओ विटामिन जो ई है ना, इसको बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। इसको बोला जाता है ब्यूटी, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में यानी कि सनलाइट में सनलाइट में क्या मिलेगा भैया? विटामिन डी मिलेगा। आप आंवला खाएंगे, क्या मिलेगा? विटामिन सी मिलेगा। आंवला में क्या मिलेंगे? विटामिन सी मिलेगा आंवला में। तो आंवला में विटामिन सी हो गया, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलेगा। और ब्यूटी विटामिन, अब जानते हैं इस विटामिन की कमी से यानी कि रोग हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है किससे? विटामिन ई की कमी की वजह से। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो जनन की क्षमता कमी हो जाती है। ये जो विटामिन ई होता है हमारे शरीर में अगर कम मात्रा में ले तभी विटामिन ई हमारे शरीर में बनता है। यानी कि ये ऐसा विटामिन ई है जो लगातार क्या रहते हैं? बनते रहते हैं। लेकिन विटामिन ई की कमी हो जाए जनन क्षमता में क्या होती है? कमी हो जाती है। इसलिए इसे बोला जाता है ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। किसे? विटामिन ई को। तो रक्त का थक्का यानी कि जो कमी होने, विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने लगता है तो कौन सा? विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लूटीन दिया है, ग्लोबुलिन दिया है, ग्लाइसिन दिया है, लाइसिन दिया है। आप जानते हैं जो गेहूं की रोटी बनाने में गुणों को प्रभावित करने वाले जो पदार्थ है उसका नाम क्या है? ग्लूटीन है। ग्लोब्यूलिन जो होता है तो ब्लड में पाया जाता है। ठीक ना? राइट आंसर क्या होंगे? ए होंगे, यानी कि ग्लूटीन होगा। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो पीसीएस में पूछा गया था। और एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? कितनी कैलोरी? 0 है, 0 है, 15%, 25%, 50% है। तो आप बोल सकते हैं कि एक गिलास पानी पिए चाहे 2 गिलास पानी पिए, यानी कि उसमें जो कैलोरी की मात्रा होगी इस जल में वो क्या होगी? 0, यानी कि 0% होगी। इसमें कैलोरी की मात्रा क्या होती है? 0 होती है। जय हिंद प्यारे दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको इसका यूपी पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हमने 10 सेट लेकर आएंगे। यह पहला सेट था हमारा। जय हिंद प्यारे दोस्तों।